माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पक्रम में। कौन सा पुष्पक्रम? ससीमाक्षी पुष्पक्रम। पिछले कक्षा में हमने क्या देखा था? असीमाक्षी पुष्पक्रम। उसमें हम लोग क्या देखा था कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है, पुष्प के अक्ष से क्या होता था, पुष्प नहीं निकलता था। पुष्प की अक्ष की क्या होती थी? वृद्धि अनिश्चित होती थी, लंबे तौर पर होती थी। वो क्या कहलाता था? असीमाक्षी पुष्पक्रम। आज हम लोग देखने वाले हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इसमें जो आपका पुष्प का अक्ष है ये क्या कहेगा? निश्चित वृद्धि होगा। इसका अक्ष का एक समय के बाद वृद्धि होना बंद हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? ससीमाक्षी पुष्पक्रम। तो ऐसे पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष की वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी ससीमाक्षी पुष्पक्रम। क्या कहलाती है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम। चलिए अब ससीमाक्षी पुष्पक्रम में हम देखेंगे यहाँ पे प्रकार। मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है। एकल साखी पुष्पक्रम, एकल साखी पुष्पक्रम, ठीक है। दूसरा है द्विसाखी पुष्पक्रम, दूसरा है द्विसाखी पुष्पक्रम। तीसरा है बहुसाखी पुष्पक्रम, बहुसाखी पुष्पक्रम। तो बहुत ये इजी है, इसी तौर पे इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। एकल साखी पुष्पक्रम, एक साखी या फिर एकल साखी लिखो यहाँ पे, एकल साखी, ठीक है, एकल साखी पुष्पक्रम। तो देखो ऐसे पुष्पक्रम, ये मान के चलिए, ये आपका चलिए मान चलिए कोई पौधा यहाँ पत्ती ऐसे निकला है, तो ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से क्या करेगा? ऐसे करके ये ऐसे पुष्प निकलेगा, ठीक है, ऐसे। तो मुख्य अक्ष से ये निकला एक पुष्प। फिर मुख्य अक्ष के पुष्प जब मरने लगेगा, गिरने लगेगा, ठीक, कमजोर होकर सूख जाएगा, तो इसकी शाखा से एक शाखा निकलेगा, ऐसे उसमें से ये कह रहे हैं ऐसा पुष्प निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? एकल साखी पुष्पक्रम। तो ऐसे पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि निश्चित होती है और पुष्प निकलने के बाद जब प्रथम पुष्प, मुख्य अक्ष का पुष्प क्या होता है? मुरझा जाता है, तो उसकी शाखा से ऐसे, ये मुख्य अक्ष का मान के चलिए पुष्प ऐसे, तो मुख्य अक्ष का मुरझाने के बाद वहीं से ठीक एक अग्रस्त शाखा निकलती है और उससे पुष्प का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एकल साखी पुष्पक्रम। क्या कहते हैं उसे? एकल साखी पुष्पक्रम। उदाहरण क्या होगा? बिगोनिया। क्या होगा? बिगोनिया, बिगोनिया किसका उदाहरण है? एकल साखी पुष्पक्रम का। तो एकल साखी पुष्पक्रम समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग द्विसाखी पुष्पक्रम। चलिए तो यहाँ का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा, मान के चलिए ये पत्ती है, फिर से चलिए ये मान चलिए पुष्प को कोई शाखा है, ठीक। ये मुख्य अक्ष से ऐसे ऐसे पुष्प निकला, ये मान के चलिए कोई पुष्प है, मुख्य अक्ष पुष्प है। और यहाँ पे मुख्य अक्ष के पश्चात जब मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा, तब यहाँ से ऐसे 2 और अनेक शाखाएं, नई शाखाएं निकलेगी और उससे क्या होगा? आपका पुष्प का निर्माण होगा। तो कितनी शाखाएं निकली है? 2 शाखाएं निकली है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका द्विसाखी पुष्पक्रम। तो ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष के पुष्प के मुरझाने के बाद अन्य 2 अलग अलग शाखाएं निकलती है और उससे क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है, उसमें पुष्प खिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका द्विसाखी पुष्पक्रम। क्या कहा जाता है उसे? द्विसाखी पुष्पक्रम कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रात रानी होगा। क्या होगा? रात रानी, यहाँ पे लिखते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रात रानी, यहाँ लिख रहे हैं रात रानी, और है आपका सागौन है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इतना आगे समझ में आपको? रात रानी और ये क्या है? सागौन है। तो द्विसाखी पुष्पक्रम आया समझ में। मुख्य अक्ष का जो पुष्प है इसके मुरझाने के बाद क्या होगा? 2 अन्य शाखाओं से पुष्प निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका द्विसाखी पुष्पक्रम। सेम टू सेम ऐसी है, ये क्या होगा? बहुसाखी पुष्पक्रम। तो मुख्य अक्ष के मुरझाने के बाद अनेक ऐसे इस प्रकार क्या होंगी? शाखाओं से पुष्प निकलेंगे, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, ठीक, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे अनेक प्रकार की शाखाएं निकलेंगी। जब ये मुरझा जाएगा तब तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुसाखी पुष्पक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुसाखी पुष्पक्रम कहेंगे। उदाहरण क्या होगा? हाँ, मैं आपको उदाहरण उसी को देता हूँ सामान्यतः जो आपके आसपास रहता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो क्या होगा? उसका उदाहरण क्या होगा?
आंक होगा। तो ये हो गया आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम। चलिए अब हम लोग चलिए एक बार और रिपीट करता हूँ। एकल साखी में क्या होगा? एकल साखी जिसके पुष्प अक्ष से या मुख्य अक्ष से पुष्प मुरझाने के बाद एक और शाखा निकलेगी और पुष्प निकलते हैं उससे, वो क्या कहलाएगा? एकल शाखी पुष्पक्रम। उदाहरण बिगोनिया। द्विशाखी पुष्पक्रम, मुख्य अक्ष के पुष्प क्या होंगे? मुरझाने के बाद और दो नए शाखाओं से, दो अन्य नए शाखाओं से पुष्प का निर्माण होगा, क्या कहलाएगा? द्विशाखी पुष्पक्रम। उदाहरण रातरानी और सगुन। तीसरा है बहुशाखी, मुख्य अक्ष के पुष्प मुरझाने के बाद बहुत सारे अन्य शाखाएं निकलेंगे और पुष्प का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएगा? बहुशाखी पुष्पक्रम। उदाहरण क्या है इसका? आंख। चलिए ये था आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त पुष्पक्रम। कैसा देखेंगे? संयुक्त पुष्पक्रम। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त पुष्पक्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे संयुक्त पुष्पक्रम। तो संयुक्त पुष्पक्रम में वही जो आपके जो सामान्य पुष्पक्रम थे, ठीक, असीमाक्षी पुष्पक्रम थे, उसी के प्रकार रहेंगे। जैसे प्रारूपी रेशीम था तो उसमें क्या रहेगा? संयुक्त रेशीम, संयुक्त सुकी, संयुक्त अनसुकी, संयुक्त स्थूल मंजूरी और संयुक्त क्या था जो भी था वो सब रहेंगे। आया समझ में? तो इस प्रकार से संयुक्त पुष्पक्रम में क्या होगा? इतना याद रखिएगा, मुख्य अक्ष से पुष्प नहीं लगे होंगे। मुख्य अक्ष से पुष्प, मुख्य अक्ष में पुष्प, ठीक, या आपका हो गया, मुख्य अक्ष में पुष्प नहीं लगे होंगे। केवल किससे निकलेंगे? शाखाओं से निकलेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। शाखाओं से निकलेंगे और संयुक्त तथा स्वतंत्र रहेंगे। संयुक्त होंगे, सभी पुष्प क्या होंगे? दूसरे जुड़े रहेंगे, संयुक्त होंगे, तो आपका क्या कहलाएगा? संयुक्त पुष्पक्रम कहलाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अब मेन देखेंगे विशिष्ट पुष्पक्रम। क्या देखेंगे? विशिष्ट पुष्पक्रम। ये था आपका संयुक्त पुष्पक्रम एकदम छोटा सा। अब हम लोग देखने वाले हैं विशिष्ट पुष्पक्रम। चलिए देखते हैं यहाँ पे विशिष्ट पुष्पक्रम। देखते हैं पहला विशिष्ट में, पहला कटोरिया देखेंगे, दूसरा कूटचक्रक देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे हम लोग? उदुम्बरक देखेंगे। ठीक, तो हम लोग को ये 3 प्रकार का देखना है। चलिए विशिष्ट पुष्पक्रम, इसके 3 प्रकार होते हैं। ऐसे पुष्पक्रम, पहले तो विशिष्ट पुष्पक्रम का परिभाषा होगा, स्पेशल पुष्पक्रम, तो इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसे पुष्पक्रम, ठीक, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत या पुष्प का कोई अंग रूपांतरित होकर विशिष्ट आकार या आकृति में धारण कर लेता है, ठीक, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशिष्ट पुष्पक्रम। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होगा? पुष्पावली वृंत एक विशिष्ट आकार धारण कर लेता है रूपांतरित होकर, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका विशिष्ट पुष्पक्रम। परिभाषा क्या होगा? ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत, ठीक, रूपांतरित होकर, मॉडिफाई करके एक विशेष प्रकार का क्या करेगा? रूप धारण कर लेगा, आकार आकृति को प्रदान कर लेगा, वो आपकी क्या कहलाएगा? आपकी विशिष्ट पुष्पक्रम कहलाएगा। चलिए पहला देखते हैं, इसमें है कटोरिया, कटोरिया। दूसरा है आपका कूटचक्रक, कूटचक्रक। तीसरा है आपका उदुम्बरक, उदुम्बरक। ठीक, तो ये हमको मुख्यतः 3 प्रकार के आपको यहाँ पे देखना है। पहला कौन सा है? कटोरिया। आइए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? कटोरिया की। विशिष्ट पुष्पक्रम समझ में आया? ऐसा पुष्पक्रम जिसकी पुष्पावली वृंत क्या होती है? रूपांतरित होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है, तो वह पुष्पक्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट पुष्पक्रम। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कटोरिया। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होता है? यह पुष्पक्रम में सपत्र अत्यधिक संख्या में होते हैं। ये मान लीजिए सपत्र है, ऐसे सपत्र अधिक संख्या में होते हैं और सपत्र मिलकर एक प्याले में, किसके तरह से दिख रहा है? प्याले की तरह। तो एक प्याले में संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसमें से आपका क्या निकला रहता है? गाइनोसियम निकला रहता है। क्या निकला रहता है? गाइनोसियम, मतलब जयाम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये इस प्रकार से ऐसे गाइनोसियम निकला रहता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? कटोरिया पुष्पक्रम। इसकी परिभाषा कैसे होगी? डायग्राम देके बोलेंगे। ये क्या है? सहपत्र है, सहपत्र।
पत्र, ठीक। तो ऐसा पुष्पक्रम, कैसा पुष्पक्रम, ये ऐसा पुष्पक्रम जिसमें सपत्र क्या होगी, रूपांतरित होकर एक प्यालेनुमा संरचना का निर्माण करेगी। ऐसे ये ऐसे प्यालेनुमा संरचना का क्या करती हैं, ये इस प्रकार से क्या करेंगे, ऐसे प्यालेनुमा संरचना कैसे निर्माण कर लेंगी, ठीक। कप टाइप का संरचना का निर्माण कर लेती हैं, या फिर प्लेट, कप के जैसा और प्लेट आता है ना, छोटा सा प्याला, चाय पीने का काम आता है, सूप पीने का, मैगी खाने का, उस प्रकार क्या करेगी, सपत्र चिपक जाएगी और प्यालेनुमा संरचना निर्माण करेगी और उसमें से डायमेंशन क्या होंगे, इस प्रकार निकले रहेंगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कटोरिया पुष्पक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कटोरिया पुष्पक्रम। डायमेंशन मतलब जयान, जो मादा को मतलब मादा पुष्प को क्या करता है, सूचित करता है, जयान, ठीक। आगे समझ में वो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये पुष्पक्रम कहलाएगा कटोरिया पुष्पक्रम। उदाहरण यूफॉर्बिया पल्चेरेनिया, यूफॉर्बिया पल्चेरेनिया, ठीक। पल्चेरिमा लिख लो, पल्चेरिमा, ये क्या है आपका कटोरिया। और कूट चक्र, ये बहुत ही सरल है। तो ऐसा पुष्पक्रम या पुष्पों को लगने का वह विशिष्ट क्रम जिसमें क्या होती है, वह रूपांतरित होके, ये देखिए उदाहरण बताया था पहले आपका, तुलसी बताया था, तब आपको सरल हो जाएगा। तो तुलसी का पुष्पक्रम देख सकते हैं, आपके आसपास होगा तो नहीं, विद्यालय आएंगे तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत की क्या होती है, पुष्पाक्ष की वृद्धि क्या होती है, अनिश्चित होती है वृद्धि। पुष्पावली वृंत की वृद्धि क्या होती है, अनिश्चित होती है, किंतु उसके पुष्प क्या होते हैं, एक विशिष्ट संरचना में रूपांतरित होकर एक दूसरे के अभिमुखी मतलब अपोजिट दिशा में, ऐसे ये देखिए, ये अब ये मान चलिए ऐसे पुष्प है उसका, समझ लीजिए, ठीक। पुष्पक्रम है उसका, ये ऐसे ऐसे रहता है तुलसी का, ऐसे पूरा ये मान चलिए ऐसा है, तो इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, और ये धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ करते जाएगा, ठीक। तो वो पुष्पक्रम क्या कहलाएगा, आपका कूट चक्र पुष्पक्रम, मतलब ऐसे चारों दिशा में रहेगा। ये है मान चलो, तो यहाँ से ऐसे पुष्प निकला रहेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो वो क्या कहलाएगा आपको कूट चक्र पुष्पक्रम। तो ऐसे पुष्पक्रम जिसमें क्या होगा, पुष्पावली वृंत की जो आपकी क्या होती है, वृद्धि अनिश्चित होती है, किंतु क्या होगा, उसका जो पुष्प है एक निश्चित क्रम में अभिमुखी दिशा में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, जो किसमें पाया जाता है, तुलसी। और लास्ट है आपका उदुम्बर, इसका याद रखना, बरगद का। अन्य उदाहरण में, लेकिन बरगद को हमको याद रखना जो आसपास होता है। तो ऐसा पुष्पक्रम जो विशिष्ट वातावरण के कारण या पुष्पावली वृंत मांसल व मोटा होकर, ठीक, एक विशिष्ट संरचना में निर्माण करती है, गोलनुमा संरचना का, और अंदर से क्या होता है, वो भाग खोखला होता है। तो ऐसा पुष्पक्रम जो क्या होती है, जिसका पुष्पावली वृंत पुष्पावली वृंत मांसल हो जाती है और गोल खोखलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, और उसमें पुष्पक्रम क्या होते हैं, उल्टी दिशा में लगे होते हैं, इस प्रकार से। तो वह उसका क्या कहलाता है, ऐसा रहेगा। तो वह पुष्पक्रम क्या कहलाता है, आपका उदुम्बरा कहलाता है। उदाहरण किसका होगा, आपका बरगद का। फिर अंतिम है आपका मिश्रित पुष्पक्रम, ठीक। तो वो बहुत ही इजी है, मिश्रित पुष्पक्रम आपको बता देता हूँ। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें सभी प्रकार के क्या होंगे, पौधों के विशिष्ट क्रम होंगे, मतलब सभी प्रकार के पुष्पों को लगने के क्रम होंगे, उसमें वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रित पुष्पक्रम, ठीक। मिश्रित पुष्पक्रम। तो वह पुष्पक्रम जिसमें क्या होंगे, सभी प्रकार के पौधों के लगने के क्रम होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा जी, मिश्रित पुष्पक्रम। जैसे उसका हम लोग परिभाषा देंगे तो हम लोग परिभाषा क्या बोलेंगे, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष की असीमाक्ष प्रकृति का होता है तथा उससे निकलने वाली शाखाएं पर अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम स्थित रहते हैं। इसका जो पुष्प का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष असीमाक्ष होगा, मतलब अनिश्चित वृद्धि करेगा। असीमाक्ष मतलब क्या करेगा, ये अनिश्चित वृद्धि करेगा। असीमाक्ष होगा, अनिश्चित वृद्धि करेगा। और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अनिश्चित वृद्धि करने के बाद अलग अलग पुष्पक्रम लगे रहेंगे, अलग अलग, कभी कटोरिया हो जाएगा तो कभी ये हो जाएगा, अलग अलग पुष्पक्रम रहेंगे। वो आपको क्या हो जाएगा जी, मिश्रित पुष्पक्रम। तो आपको मुख्यतः दो ही पढ़ना है, समझ जाइए। एक होता है असीमाक्ष को पढ़ना है और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, विशिष्ट को पढ़ना है। इतने में देखें तो आप लोग, और संयुक्त को पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको तीन को मुख्यतः याद रखना है, ठीक। चलिए
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पुष्प की आकार की, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प के बाह्य भाग आंतरिक भाग कौन कौन से ये देखना है। ठीक, तो मोर्फोलॉजी ऑफ पुष्प मतलब पुष्प की आकार की, पुष्प की आकार की, ये हो गया। चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पुष्प की आकार की। चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो पुष्प क्या होता है आपको बता चुका हूँ। पुष्प एक बार और इंट्रो कर देते हैं। पुष्प प्ररोह तंत्र का वह भाग जो सूर्य की प्रकाश की ओर गति करता है और पृथ्वी की ओर क्या होती है, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब पृथ्वी के विपरीत दिशा आकाश के ऊपर, प्रकाश के ऊपर क्या, प्रकाश के प्रकाशानुवर्ती गति करता है। और ये कई रंग के होते हैं, कई क्या करते हैं, पुष्प प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। ठीक, तो ये किसका हो गया परिभाषा, पुष्प का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं पुष्प के आकार की मुख्यतः देखेंगे। एक होता है सहायक अंग, एक होता है आवश्यक अंग। तो सहायक अंग को बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन ना कि नेसेसरी। ठीक, सहायक अंग आप लोग याद रखिएगा, इतने महीने से पढ़ा हूं मैं। दूसरा होता है आपका आवश्यक अंग। आवश्यक अंग को क्या बोलते हैं, नेसेसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेसरी, आवश्यक अंग। चलिए तो सहायक अंग में क्या देखेंगे, इसमें आता है आपका बाह्य दल और दल आता है। क्या आता है, बाह्य दल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स। और एक होता है दल, जिसे दल पुंज या फिर कोरोला कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, कोरोला। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कोरोला कहलाता है। ठीक, तो दल पुंज आगे समझ में, दल पुंज सहायक अंग का वह भाग होता है जो रंगीन होता है। यह कई कलर का होता है, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, जैसे गेंदा में कैसे होगा, ये पीले रंग का होगा। मदार में कैसे होगा, व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट मदार होता है तो येलो मदार में येलो कलर का, रात रानी में लाल कलर का होगा। अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, आया समझ में। तो वो क्या कहलाता है, आपका दल पुंज कहलाता है। और कैलिक्स क्या कहलाता है, यह सहायक अंग का वह भाग है जो कोरोला से चिपका हुआ रहता है। ठीक, जो कोरोला से चिपका हुआ रहता है या कोरोला के नीचे स्थित होता है, या हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। प्रायः सभी पौधों में कैसे होगा, हरे रंग का होगा। और कहीं में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करने का भी कार्य करता है। वो क्या कहलाता है, आपका कैलिक्स। अब आते हैं आवश्यक अंग में, नेसेसरी ऑर्गन्स या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। इसमें होता है, एक होता है एंड्रोसियम, जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। एंड्रोसियम, सॉरी एंड्रोसियम मतलब होता है हाँ ठीक, और इसका मतलब होता है जयान। ठीक, गायनोसियम, गायनोसियम आया समझ में। अब देखते हैं हम लोग जयान भी, इसको जयान भी बोलते हैं, जयान भी बोलते हैं। इसको पुकेंसर बोलते हैं, पुकेंसर बोलते हैं। ठीक, चलिए एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा, जब उसके बारे में डीप में पढ़ेंगे तब इंट्रो है। तो एंड्रोसियम ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मतलब नर जननांग का कार्य कौन करता है, आपका ये एंड्रोसियम करता है। और मादा जननांग का कार्य कौन करता है, आपका गायनोसियम करता है। ये क्या होता है, मादा जननांग होता है। ठीक, इसके एकक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका जो यूनिट होता है, संख्या बहुत सारी होती है तो एक साथ एंड्रोसियम बोलेंगे। जैसे कि ये जैसे करके रहता है मदार में से बहुत सारे, तो ये एक साथ क्या कहलाएगा, आपका पूरा एंड्रोसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम। और जब ये इसमें से केवल एक की बात करूंगा मैं, तब वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेमन कहलाएगा। आया समझ में, क्या कहलाएगा, स्टेमन। अब सेम ऐसे आते हैं, गायनोसियम की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे अंडा होंगे, बहुत सारे अंडा जैसे ओवरीज, इसको एक साथ क्या कहूंगा मैं, गायनोसियम कहूंगा। ठीक, इसका अलग अलग पार्ट होता है, ओवरी को भी पढ़ेंगे। अगर एक की बात करूंगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, या तो कार्पल बोलेंगे या पिस्टिल बोलेंगे। ठीक है, ये होगा, या इसका यूनिट क्या कहलाएगा गायनोसियम का, या तो कार्पल होगा या पिस्टिल हो सकता है। ये किसी भी कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, हो सकता है इस बार असाइनमेंट में पूछा जा सके। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आवश्यक अंगों के आधार पे पौधे देखेंगे। ठीक, तो पहला देखेंगे एक लिंगी, दूसरा देखेंगे द्विलिंगी, तीसरा देखेंगे बहुलिंगी, चौथा देखेंगे उभयलिंगी। ठीक, चलिए द्विलिंगी को ही हम लोग ये बोलते हैं। चलो देखते हैं इसके आधार पे, ये आपका पुकेंसर और गायनोसियम, मतलब एंड्रोसियम और गायनोसियम के आधार। चलिए
एक होता है एक लिंगी पौधा, एक होता है द्विलिंगी पौधा, एक होता है बहुलिंगी पौधा और एक होता है उभयलिंगी पौधा। मुख्यतः 3 देखेंगे हम लोग। एक लिंगी पौधा, एक होगा द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा, एक होगा उभयलिंगी पौधा, उभयलिंगी पौधा, लिंगी पौधा। तो ऐसे पुष्प जिसमें या तो एंड्रोसियम रहेंगे या गाइनोसियम, दोनों में से एक रहेगा, या तो केवल एंड्रोसियम रहेगा या तो केवल गाइनोसियम रहेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? एक लिंगी पुष्प। मान के चलिए मैंने इसमें केवल एंड्रोसियम रख दिया तो ये एक लिंगी हो गया। यहाँ पे मैं गाइनोसियम भी रख सकता हूँ तो वो एक लिंगी होगा, और यहाँ पे द्विलिंगी जहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा। और उभयलिंगी क्या होगा? एक ही पुष्प में, याद रखिएगा, एक ही पुष्प में क्या होगा? एंड्रोसियम भी प्रेजेंट रहेगा और आपका गाइनोसियम भी प्रेजेंट रहेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी? उभयलिंगी कहलाएगा। हो गया। अब बहुलिंगी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ये इसके बारे में पढ़ लिए, बहुत है। और नपुंसक का, नपुंसक का आपको तो पता है, उसमें किसी प्रकार का होगा ही नहीं, ना उसमें नपुंसक में क्या होगा? ना एंड्रोसियम होगा ना ही गाइनोसियम होगा। आया समझ में? तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका नपुंसक कहलाएगा। हो गया। तो ये था उसके प्रकार के तौर पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे पुष्पासन, थैलेमस, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, थैलेमस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो थैलेमस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुष्पासन, ठीक, या इसको बोला जाता है थैलेमस। तो पुष्प का वह भाग जिसपे से होकर पुष्प निकलती है वह क्या कहलाता है? उसका पुष्पासन। जैसे देखिए ये पुष्प है, ठीक, यहां से पुष्प ऐसे ऐसे निकलेगी, ये पुष्प है, ठीक। जैसे करके मान के चलिए पुष्प ऐसे निकला है, ये थोड़ा अच्छा से बना लेंगे, ऐसा मान चलिए ऐसे करके पुष्प निकला है, तो यार यहाँ पे क्या होगा? छोटा छोटा ऐसा, इसमें ऐसा हरा हरा ऐसा सा पत्र होगा, ठीक, ये पुष्पासन कहलाएगा, ये वाला। तो पौधे का वह भाग जहां से होकर पुष्प निकलता है या फिर जहां से क्या होगा? आपका पुष्प खिलने को शुरू होता है, पुष्पासन कहलाता है। ये आपका होगा कोरोला, कोरोला, दैट मींस दल पुंज बोलते हैं इसको, दल पुंज। ये होगा आपका कैलिक्स, कैलिक्स होगा CALY, कैलिक्स मतलब बाह्य दल पुंज, बाह्य दल बोलते हैं इसको, बाह्य दल पुंज। आया समझ में? तो पुष्पासन क्या होगा? पौधे का वह भाग जहां से होकर पुष्प विकसित होना शुरू होता है, वो आपका क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। ठीक है। चलिए तो आज तक का वीडियो यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।